आज का टॉपिक है बेटा रॉल्स लॉ। और इससे पहले हमने पढ़ा था हेनरी लॉ। यदि दोनों को कंपेयर करें तो दोनों एक ही चीज को स्टडी करते हैं, दैट इज द वेपर प्रेशर। दोनों में अंतर ये है कि हेनरी लॉ में सोल्यूट जो होता है दैट इज गैस, लेकिन रॉल्स लॉ में सोल्यूट जो होता है वो गैस नहीं होता है, दैट में बी सॉलिड और लिक्विड्स। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। अब जब रॉल्स लॉ की स्टडी करते हैं तो बेटा इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ आपको फोकस करना है। द फर्स्ट पॉइंट इज French. This is given by the French chemist Francois Martin Rotz in 1886. According to him, solvent must be volatile. कि जो आपका सॉल्वेंट है सोल्यूशन में वो वोलाटाइल होना चाहिए, और सोल्यूट जो है वो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों ही हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि किसी को कोई यदि प्रॉब्लम है कि व्हाट इज वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, तो वो मैं उससे पूछ सकता है, नहीं तो मैं थोड़ा सा हिंट द्वारा दे देता हूँ। देखो बेटा, वोलाटाइल का मतलब है कि यदि आप कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, एक सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला और वो सोल्यूट सॉल्वेंट में टेम्परेचर एक्स पे मिक्स हो गया। अब उस टेम्परेचर एक्स पे यदि कोई कंपोनेंट गैसियस स्टेट में जाता है तो उसे वोलाटाइल कंपोनेंट कहेंगे, और यदि कोई कंपोनेंट उस एक्स टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में नहीं जाता है तो उसे आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स कहेंगे। तो आई थिंक दैट कि क्लियर हो चुका होगा वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में, कि वोलाटाइल कंपोनेंट्स जिस टेम्परेचर पे सोल्यूशन बनता है गैसियस स्टेट में जाते हैं उसे वोलाटाइल, और जिस टेम्परेचर पे सोल्यूशन बनता है गैसियस स्टेट में नहीं जाते हैं तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे, स्लाइड्स पे। रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट्स। जब भी पेपर में क्वेश्चन आया है सीबीएसई में तो रॉल्स लॉ की डेफिनेशन पूछी जाती है बेटा, तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट्स, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स, रॉल्स लॉ फॉर इन टर्म ऑफ डाल्टन लॉ, रॉल्स लॉ फॉर इमिसिबल लिक्विड, की बहुत सारी हैं। तो एक एक करके हम उसको स्टडी करेंगे। तो पहला जो डेफिनेशन है वो है बेटा रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट। तो देखिए, यदि हम इसको स्टडी करते हैं तो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। ये आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट है, तो यहाँ पर देखिए बेटा मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में जा रहे हैं तो ये गैसियस कंपोनेंट है, तो मतलब वोलाटाइल कंपोनेंट है। इसी प्रकार दूसरा कंपोनेंट भी लिया, ये भी गैसियस स्टेट में जा रहा है तो ये भी वोलाटाइल कंपोनेंट है, यानी कि सोल्यूट भी वोलाटाइल लिया गया है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल लिया गया है। दोनों को मिक्स कर दिया तो एक सोल्यूशन बना। तो देखो रेड कलर भी गैसियस में जा रही है और ब्लू कलर भी गैसियस में जा रही है। तो इस प्रकार के जब लॉ पूछा जाएगा तो उसे बोलेंगे रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट्स। अब देखिए डेफिनेशंस कैसे देंगे बेटा। इस सॉल्यूशन को देखें तो इसमें दो फेज हैं, एक है लिक्विड फेज और एक है वेपर फेज। यानी कि ये लिक्विड है और इसके ऊपर का जितना भी फेज है वो आपका वेपर फेज है। तो रॉल्स लॉ जो है वो लिक्विड में डिफाइन करता है। तो देखिए ये लिक्विड के लिए क्या कहता है कि यदि कंपोनेंट ए के लिए आप पार्शियल प्रेशर देते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट होगी, यानी कि पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई होगा। अब इसी प्रकार यदि मैं कंपोनेंट बी की बात करूं तो उसका पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, कंपोनेंट बी के बराबर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कि पीए पीवी मैंने अभी बता दिया पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, काई ए काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो यहां से बेटा रॉल्स लॉ की डेफिनेशन बन चुकी है। क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये आपकी डेफिनेशन बन चुकी है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction in the solution at a given temperature। अब इसी को मैं आगे डिफाइन करूं कि ये वाला इक्वेशन आई कैन राइट पी ए इज इक्वल टू पी डिग्री ए एक्स काई ए। ये जो पी डिग्री ए है बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसे क्या देते हैं, प्योर प्रेशर। देखो पी डिग्री ए पी डिग्री बी आर द प्योर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी। तो एक नई डेफिनेशन हमारे पास आई, वो क्या डेफिनेशन है, ये पीए क्या है, द पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्योर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन।
तो ये है रॉस लॉ की डेफिनेशन। जैसे सीबीएसई में जाना है तो ये फर्स्ट पॉइंट आप लिख के आ जाएं तो बात खत्म। दोबारा फिर इसको देखना क्योंकि यही टॉपिक पूरे स्लाइड्स में आगे चलता जाएगा। तो देखिए रॉस लॉ फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट, मैंने एक कंपोनेंट लिया जो गैसियस स्टेट में है, जा रहा है सॉल्यूशन बनने से पहले ही, तो हम बोलेंगे ये वोलाटाइल कंपोनेंट है। दूसरा भी वोलाटाइल कंपोनेंट है, दोनों को मिक्स किया तो दोनों ही कंपोनेंट गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है वो वोलाटाइल कंपोनेंट का ही हुआ। तो रॉस लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होगा। जैसे कंपोनेंट ऑफ ए पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, कंपोनेंट ऑफ बी PV directly proportional to chi V, where P and PV are the partial pressure, chi and chi V are the mole fraction। तो आपकी जो रॉस लॉ की डेफिनेशन बनी वो क्या बनेगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इट्स मोल फ्रैक्शन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यदि एक कंपोनेंट है तो उसी की ही मोल फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो सीबीएसई के लिए बस इतना सा ही। और दूसरी डेफिनेशन यदि हम देखें, मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं पी ए इक्वल टू पी डिग्री ए काई ए और पी बी इज इक्वल टू पी डिग्री बी काई वी। तो यहाँ पर पी डिग्री ए और पी डिग्री बी आर प्योर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। अब बात करते हैं नई डेफिनेशन की, तो क्या बोलूंगा? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्योर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रॉस लॉ फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट, यानी कि जो अभी पढ़ के आए थे वही नया टॉपिक है। लेकिन बेटा इसको आज तक सीबीएसई में नहीं पूछा है, लेकिन एनसीईआरटी का पार्ट है। अब देखिए इसको कैसे करना है। ये आपका वोलाटाइल सॉल्यूशन था वही, और यहाँ पर आपने बोला था फॉर ए वोलाटाइल कंपोनेंट ए पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। ये वाले ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन, यहाँ तक तो सबको क्लियर था। तो बोले ये क्वेश्चन कैसे आएगा? तो देखिए अगला है डाल्टन लॉ। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में तो ऐसे पूछा जाएगा रॉस लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट इन टर्म ऑफ डाल्टन लॉ। कि डाल्टन लॉ की टर्म में यदि रॉस लॉ हम देना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो पहला पॉइंट यदि मैं आपसे पूछूं तो आप अपने मन में सोचना, फिर मैं उसका आंसर दूंगा कि डाल्टन लॉ किस प्रकार के पार्टिकल के लिए लगता है। ऑप्शन नंबर ए, क्या सॉलिड के लिए लगता है? ऑप्शन बी, क्या गैस के लिए लगता है? ऑप्शन डी, क्या वो लिक्विड के लिए लगता है? तो यहाँ से आंसर आएगा कि ये जो डाल्टन लॉ है केवल और केवल गैसियस मिक्सचर के लिए लगता है। अब क्वेश्चन आता है, क्लियर हो गया कि डाल्टन गैसियस मिक्सचर के लिए होता है, तो अब जो गैसियस मिक्सचर है उनकी नेचर कैसी होगी? ऑप्शन नंबर ए, क्या वो केमिकली रिएक्टिव होंगी? ऑप्शन नंबर बी, फिजिकली रिएक्टिव होंगी? ऑप्शन नंबर डी, केमिकली और फिजिकली दोनों हो सकती हैं? तो यहाँ पर आंसर आ गया कि जो गैसेज होंगी वो केमिकली नॉन रिएक्टिव होंगी, मीन्स वो फिजिकली रिएक्ट करेंगी, वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो ये है डाल्टन लॉ के दो मेन पॉइंट कि पहला पॉइंट डाल्टन गैसियस मिक्सचर के लिए लगता है और वो गैसियस मिक्सचर केमिकली इनर्ट होना चाहिए। अब देखिए डाल्टन लॉ जब हम लगाएंगे तो गैसेज के लिए लगता है, तो बेटा ये तो लिक्विड मिक्सचर है, नीचे लिक्विड फेज है और ऊपर गैसियस फेज है, तो मतलब डाल्टन लॉ यहाँ के लिए लगेगा। यदि डाल्टन लॉ देखें तो डाल्टन क्या कहता है कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा टोटल वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो रेड बॉल भी आ रही है और ब्लू बॉल भी आ रही है, तो मैंने क्या लिखा? पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब लगाते हैं हम कौन सा लॉ? रॉस लॉ। देखो डाल्टन लॉ तो पता था, अब डाल्टन लॉ जो रॉस लॉ इन टर्म ऑफ डाल्टन लॉ लिखना है, तो ये डाल्टन लॉ आ गया। अब इसको रॉस लॉ लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? पी टोटल पी ए की जगह मैंने रॉस लॉ लिख दिया है ना, पी डिग्री ए इंटू काई ए, रॉस लॉ ऐड कर दिया, पीबी भी को लिख दिया पी डिग्री बी काई बी। अब आ जाते हैं बेटा, इसको मैंने लिख दिया पी टोटल इक्वल टू पी डिग्री ए काई ए, यानी कि पूरी इक्वेशन को लिख दिया। यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मैं बोलूंगा तो आपको डिस्टर्बेंस होगी कि चेंजेस क्या है। मैंने काई बी की जगह 1 माइनस काई ए लिखा है, और हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनकी मोल फ्रैक्शन को जमा कर दिया जाए तो 1 होता है, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1। तो यहाँ आपका ये वाला इक्वेशन बन गया।
बेटा इसी इक्वेशन को शायद मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी टोटल इज इक्वल टू पी डिग्री ए 1 माइनस काई बी, क्योंकि काई ए की जगह काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है, इसलिए 1 माइनस काई बी आ गया। इसी प्रकार इसमें अब मैंने चेंज नहीं किया, यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन में या तो काई ए की जगह वैल्यू बी की टर्म में लिखनी है या बी की जगह ए की टर्म में लिखनी है। आगे देखिए, इसको देखो, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, कुछ नहीं किया, सिंपली इस ब्रैकेट को ओपन किया है दोनों में। चलिए अगले केस में मैंने क्या किया है, मोल फ्रैक्शन को कॉमन निकाला है। देखो यहाँ से मोल फ्रैक्शन थी, यहाँ से कॉमन निकाला है, इसमें भी वही किया। बेटा यहाँ तक क्लियर होगा? तो आगे चलते हैं कि क्या है पी डिग्री बी क्या था। देखो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है पी डिग्री ए, और इसी प्रकार पी डिग्री बी भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, मींस ये तो कांस्टेंट है, पी डिग्री बी कांस्टेंट, पी डिग्री ए कांस्टेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। इसी प्रकार मैं यहाँ लिख सकता हूँ पी टोटल इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। तो देखो कंक्लूजन क्या निकला, यदि कोई बोले रॉड्स लॉ को डाल्टन लॉ की फॉर्म में एक्सप्लेन करिए, डिफाइन करिए, तो आपकी डेफिनेशन बन गई बेटा कि टोटल प्रेशर जो सोल्यूशन का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट होगी या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगी। ये है इसकी डेफिनेशन इन टर्म ऑफ डाल्टन लॉ। फिर देख लीजिए ये कैसे प्रूव किया, एक बार नजर दिखा लीजिए, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकता है। डेफिनेशन यही बनी है, टोटल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट और सॉल्वेंट। हाँ जी बेटा, कोई है इसमें दिक्कत? क्लियर है? तो अगली स्टाइल पे चलते हैं कि दो लॉ पढ़ लिया हमने, रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट और रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ डाल्टन लॉ। तीसरी डेफिनेशन रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। अब देखो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट आ गया। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम को समझना, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स एक है, ये ऊपर हेडिंग एक किस्म का मेरा गलत है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यहाँ पर मेरे को चेंज करना है। देखो ये सॉल्वेंट है, ये वोलेटाइल है, और क्योंकि मैंने पहले बोला था इसको बात को हम गलत ले लेते हैं, न्यूमेरिकल में लिखा है, मैंने आपके हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से गलत मान रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला है रॉड्स लॉ में सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल होता है। तो जब भी आपको लिखे कि रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपाउंड, तो बेटा आपको जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है। तो देखो ये पार्टिकल देखना, ये गैस में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है। अब इसमें देखें तो इसमें एक नीला कलर नजर आ रहा है, एक ग्रीन कलर नजर आ रहा है, वो गैसियस स्टेट में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब वो सोल्यूट पार्टिकल है। अब वो सोल्यूट पार्टिकल नीला और ग्रीन का जो मैं एग्जांपल है आपको बता देता हूँ, क्या एग्जांपल एक्सप्लेन किया मैंने इसमें। नीली बॉल छोटी है तो वो सोडियम पॉजिटिव है, ग्रीन बॉल बड़ी है तो वो Cl है, यानी कि इसमें मैंने नमक डाल दिया है। यहाँ पर ब्लू पार्ट सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन पार्ट Cl को। तो देखो यहाँ गैसियस स्टेट में नहीं जा रहा है सोल्यूट। अब देते हैं वही पिछले वाला लॉ फॉर कंपोनेंट ए। रॉड्स लॉ क्या कहता है, पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, यानी कि ये जो रेड बॉल हैं ये प्रेशर में जा रही हैं, यदि जा रही हैं गैसेस में तो प्रेशर क्या हो जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। और कंपोनेंट बी का केस क्या हो जाएगा, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। अब आपके माइंड में ये दिमाग में आना चाहिए सर यहाँ तो ग्रीन और ब्लू बॉल तो जा ही नहीं रही, तो मतलब ये तो प्रेशर हुआ ही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ऑर्डरली दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, जिसको मैं अगले फॉर्म में लिखा हूँ पी ए इज इक्वल टू पी डिग्री ए काई ए और पी डिग्री बी काई बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो कंपोनेंट बी है ये गैसियस स्टेट में जाता नहीं है, इसलिए प्रेशर क्या हो गया, जीरो। अब बेटा डाल्टन लॉ लगाते हैं, डाल्टन लॉ कहता है पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट जैसे ही की तो आपके पास क्या आ गया, पी टोटल इज इक्वल टू पी डिग्री ए काई ए प्लस जीरो। अगला केस देखें तो पी टोटल किसके बराबर हो गया, पी डिग्री काई ए। तो ये जो डेफिनेशन बन गई बेटा, फर्स्ट डेफिनेशन ये है, यानी कि पेपर में आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं किसके लिए, रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। क्या डेफिनेशन बनी, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्योर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ तो सोल्यूट कंसीडर नहीं हो रहा ना, सोल्यूट आएगा ही नहीं डेफिनेशन में, तो जब भी आपको डेफिनेशन लिखनी है तो सॉल्वेंट का जिक्र करना है, कंपोनेंट नहीं लिख के आना है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ बना रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द
प्रोडक्ट ऑफ द प्योर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि इसको मैंने कैसे, ये इसकी डेफिनेशन आ गई इधर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना बेटा, पी टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। तो यहाँ पर एक नई डेफिनेशन निकल के आई जो बुक्स में लिखी रहती है, टोटल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये आ गया, यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कहिए चाहे टोटल वेपर प्रेशर करिए, टोटल प्रेशर करिए, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन containing non-volatile fluid is directly proportional to the mole fraction of the solvent at a given temperature। तो एक बार इस स्लाइड को द्वारा आप ना, मैं साइलेंट चला रहा हूँ, आप सोचना कि इसमें क्या मेरे को समझ नहीं आया है, यदि नहीं आया तो मेरे से पूछना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स फिर इसी पे होंगे। फर्स्ट, volatile fluid, solution containing non-volatile fluid for component A, PA directly Chi A, component B, PB डायरेक्टली काई बी। ये वाली टर्म आपकी जीरो होगी, लेकिन आगे लिखा PA इज इक्वल टू P डिग्री A काई A, PB इज इक्वल टू P डिग्री B काई B इक्वल टू जीरो लिया, डाल्टन लॉ लगाया, P टोटल PA प्लस PB, P टोटल P डिग्री A काई A प्लस जीरो। तो P total is equal to P degree A chi A. This is the first definition. Total pressure of the solution is equal to the product of the pure pressure and its mole fraction। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P total directly proportional to chi A। तो जो बुक्स में डेफिनेशन है वो बन गई, total pressure of the solution directly proportional to the mole fraction of the component। अब चलते हैं नेक्स्ट केस, कंक्लूजन फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रोल्स लॉ। बेटा ये है एनसीईआरटी में, आज तक सीबीएसई में नहीं आया है, ना ही कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल में, सिंगल में तो आ सकता है। तो देखिए, क्या आपने ये डेरिवेशन की थी अभी? यदि नहीं याद है तो मैं पीछे स्लाइड पे ले जाता हूँ, फिर इसी स्लाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं। याद था वोलेटाइल कंपोनेंट्स का केस? पीछे चलते हैं कि मैं यहां से ले रहा हूँ उसी इक्वेशंस को। ये वाली इक्वेशन है जो आपने डेरिवेशन की थी। यहां से पूछेगा कि इस इक्वेशन क्या से आप क्या क्या कंक्लूजन ड्रा करते हैं। चलिए उसी कंपोनेंट्स के श्रेणी में चलते हैं स्लाइड पे। ये इक्वेशन ऐसे लिखी थी, आपने बोला था इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा था आपने। अब ये सारे ही कांस्टेंट हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो दोनों इक्वेशनों में से। अब इसका कंक्लूजन ड्रा करना है, मतलब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? तो देखो, ये बताती है कि टोटल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या लिख दिया कि P total can be related to mole fraction of any one of the components। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या होगी बेटा? ऑप्शन बी देखिए, यदि मैं बोलूं ये प्रेशर टोटल बढ़ेगा या कम होगा, इसके बारे में सोचो। P टोटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो देखते हैं, चलिए इंक्रीज होगा, तो ये आपने इंक्रीज मान लिया। P टोटल ए प्लस का है तो प्लस ही होगा, मीन्स इंक्रीज में जाएगा। P डिग्री बी माइनस P डिग्री ए। अब देखना यहाँ माइनस है, यदि यहाँ पर माइनस की वैल्यू P डिग्री ए बड़ा होता है तो यहाँ माइनस का निशान आएगा, और ये माइनस का निशान आने से काई बी की वैल्यू बढ़ा दें तो ये पूरी टर्म जो है वो माइनस की हो जाएगी। और यदि ये टर्म बड़ी है इससे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी, तो मतलब डिक्रीज होगा। और यदि P डिग्री ए बड़ा है इससे तो मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो मतलब इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए कि P टोटल आपका बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्योर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि P डिग्री ए, P डिग्री बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। देखिए, P टोटल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस with x component means mole fraction of the component और pure pressure of the component। तीसरा, यदि हम इनके बीच में ग्राफ ड्रा करें तो बेटा ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? P टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ c की वैल्यू 0 है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से चल रहा है ऊपर तक। तो आप क्या बोलेंगे कि जो टोटल प्रेशर है वो लीनियरली एक्स कंपोनेंट के साथ बढ़ता है, मीन्स वो स्ट्रेट लाइन है। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद करने हैं, एनसीईआरटी के हैं तो कंपटीशन में आ सकते हैं। पहला पॉइंट फिर क्लियर कर देता हूँ कि P टोटल जो है वो मोल फ्रैक्शन किसी, देखो P टोटल किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट किया जा सकता है। ये जो टोटल प्रेशर है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? प्योर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट
कंपोनेंट्स और मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स। यदि ग्राफ डालें तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये वाला क्वेश्चन बेटा सीबीएसई का एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पर हेडिंग लिखा है कंपोजिशन ऑफ अ वेपर फेज एट इक्विलिब्रियम। अब इस वेपर फेज की बात करें तो क्या है, गैसियस फेज, जैसे ये। तो यहाँ पूछ रहा है वेपर फेज, तो मतलब ये जो नीचे मॉलिक्यूल है इसे बोलेंगे लिक्विड फेज। तो यहाँ पर कंपोजिशन नहीं निकाल रहे हम। यदि यहाँ पर कंपोजिशन निकालना हो तो रॉड्स लॉ लगाएंगे। फिर बता रहा हूँ कि दो प्रकार के फेज होते हैं, ये आपका लिक्विड फेज है और ये गैसियस फेज है। अब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हम ध्यान से पढ़ें और वहां पर हमें पूछे कि लिक्विड फेज में कंपोजिशन निकालिए, तो मतलब कहाँ निकालेंगे बेटा, यहाँ पे निकालेंगे। और गैसेस के लिए पूछे या वेपर फेज के लिए पूछे तो यहाँ निकालना है। तो बेटा लिक्विड फेज के लिए तो रॉड्स लॉ लगता है। जैसे मेरे को बोले रेड बॉल का वेपर प्रेशर निकालिए, तो अभी रॉड्स लॉ पढ़ के आए थे। रेड बॉल को मान लीजिए ए, तो क्या पढ़ा था, पी ए इज इक्वल टू पी डिग्री ए का ही है। लेकिन अब इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे, तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव कि कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज एट इक्विलिब्रियम किस लॉ से निकाला जाता है। हाँ जी, कौन बताएगा भाई किस लॉ से निकाला जाता है। नाम है दीपांशु है, दीपेंद्र है, खुशी है, नक्षिता है और पारुल। चलो बताओ भाई। सर क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन ये है कि कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इक्विलिब्रियम में हम कैसे निकालेंगे, बताओ। वेपर फेज, बेटा वेपर फेज में सिर्फ गैस होंगी। चलिए मैं बता देता हूँ, वेपर फेज में सिर्फ क्या होंगी, गैस होंगी। यदि वहां पर सिर्फ गैस है तो मिक्सचर ऑफ गैस हुआ। मिक्सचर ऑफ गैस के लिए कौन सा लॉ लगता है, डाल्टन लॉ। तो बेटा यहाँ डाल्टन लॉ से ही कंपोजिशन इन वेपर फेज निकलेगा। ये पहले पॉइंट याद रखना कि यहाँ पर डाल्टन लॉ से ही कंपोजिशन निकलेगा। तो देखिए डाल्टन लॉ से कंपोजिशन निकलेगा तो इट इज डिटरमाइंड बाय द डाल्टन लॉ। तो बताओ बेटा डाल्टन लॉ से पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, पढ़ रखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स। क्लियर है। तो मेरे को तो टोटल प्रेशर निकालना है, तो सॉरी मोल फ्रैक्शन निकालना है। जो ये जो वाई है ना बेटा, काई, आप बोलेंगे मोल फ्रैक्शन तो काई होती है बेटा, वेपर फेज में वाई से लिखते हैं, तो ये काई ही है एक किस्म की। तो देखो मोल फ्रैक्शन है ना, वेपर फेज निकालना मींस वाई कंपोनेंट निकालना, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू पी कंपोनेंट बटा पी टोटल। हो गया क्लियर। अब देखिए मान लेते हैं, तो यहां से आप बोल सकते हैं इक्वेशन 1 जो है वो किसी भी कंपोनेंट्स का कंपोजिशन देती है वेपर फेज में। जैसे 3 कंपोनेंट होंगे तो y1 p1 p टोटल, y2 p2 p टोटल। लेकिन आपके सीबीएसई में 2 ही कंपोनेंट है तो बाइनरी सॉल्यूशन आया। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, ya इज इक्वल टू pa बटा pt। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ a भर दिया, pa बटा pt। दूसरा कंपोनेंट pp इज इक्वल टू pb बटा pt। अच्छा दोनों को जोड़ना जरा, ya प्लस 5b। जब मैं ya प्लस yb को जोड़ूंगा तो क्या होगा बेटा, देखिए कि ya प्लस yb लिखता हूं। देखिए दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, pa प्लस pt। तो देखो pt तो एलसीएम आया, क्लियर हो गया, pt क्या है, एलसीएम है। और ये जो आपका pa है तो ऊपर तो pa हो गया, प्लस दूसरे में क्या था pb, तो वो भी मैंने pb लिख दिया। देखो अब देखो pa प्लस pb किसके बराबर था, pt के बराबर था। टोटल 2 ही कंपोनेंट है तो दोनों का जोड़ क्या होगा pt, तो ये सारा ही pt के बराबर है, तो ये और ये कैंसल, तो ya प्लस 5b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखिए अगला ये इक्वेशन बनेगी कि देखिए ya प्लस yb इज इक्वल टू 1 हो गया। इसी प्रकार इसको देखो, क्या मैं इस ya को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो देखो कैसे लिखा, ya ही रहा, pa की जगह क्या लिख दिया है, काई ए पी डिग्री ए, क्योंकि अभी हम रॉड्स लॉ पढ़ के आए, pa किसके बराबर होता है, p डिग्री ए काई ए, इसलिए इस pa की जगह p डिग्री ए और काई ए आ गया, डिवाइडेड बाय p टोटल। p टोटल का मतलब क्या हो गया बेटा, अभी p टोटल निकाला था पीछे, ये वाला करके आए थे पीछे, p डिग्री ए प्लस p डिग्री ए माइनस p डिग्री b इंटू काई पी, वही वाला रिलेशन है। या फिर क्योंकि हमने पढ़ा था p टोटल इसके बराबर होता है,
इसी वाई ए को बेटा कंपटीशन में ऐसे भी लिख सकता है, देखो वाई ए काई ए पी डिग्री है, सीधी बात है, पी ए तो वही रहेगा, लेकिन पी टोटल को एक इस ढंग से लिख सकते थे और एक इस ढंग से लिख सकते थे आप लोग। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया। इसी प्रकार वाई बी को देखो तो क्या चेंज करोगे, एक्स ए काई ए और पी डिग्री ए की जगह काई बी पी डिग्री बी रहेगा, बाकी सेम रहेगा। इसी प्रकार ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला डिफरेंट है। तो ये है कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। सीबीएसई के लिए जाना है तो बेटा ये वाला जो इक्वेशन है बाइनरी बाई ए और ये तीन फार्मूले याद रखने हैं, इतना सा। लेकिन कंपटीशन के लिए फोकस करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फार्मूला है कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो आप बोलेंगे डाल्टन लॉ से ड्राइव हुआ है। अगला क्वेश्चन है इमिसिबल लिक्विड, तो इसका लेक्चर हम ज्यादा लेंगे क्योंकि फार्मूला ये है, बस न्यूमेरिकल आते हैं। वैसे इमिसिबल लिक्विड के बारे में एक्सप्लेन करने लगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो फार्मूला याद रखना। इमिसिबल लिक्विड का क्या मतलब है, सिर्फ सीबीएसई के लिए नहीं है, फिर बता रहा हूँ। ऑयल को मिक्स करते हो वाटर के साथ, तो देखो ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होगा, तो उस वक्त आपको बोलेगा कि ऑयल और वाटर का पार्शियल प्रेशर की रेशो निकालिए। तो देखिए पी ए बटा पी बी, ऑयल का कंपोनेंट मान लीजिए पी ऑयल है तो ऑयल का मास बटा मोलर मास, दूसरा वाटर है मास ऑफ वाटर बटा मोलर मास, और आपकी रेशो आ जाएगी सिंपलेस्ट न्यूमेरिकलाइज्ड रिलेशन से। और अगला ये भी कंडेंसेशन का, ये भी आपका कंपटीशन का है। तो देखिए बेटा कंडेंसेशन ऑफ वेपर प्रेशर, कि आपको कंडेंसेशन का मतलब उसको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये वाला पहला डायग्राम ले लो कि आप गैस बना रहे थे। अब देखो क्या किया मैंने, वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन आर कंडेंस, मैंने वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन को क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। जैसे मैंने कंडेंस किया तो ये प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो अब देखिए कुछ गैस लिक्विड में चली गई, यहाँ वाली गैस लिक्विड में चली गई। अब सोचना यहाँ पर मैं क्या पॉइंट कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए यहाँ पर ए रेशो बी, इस केस में लिक्विड केस में 1:2 है बेटा, 1:2 है। तो यहाँ पर जो रेशो होगी कंडेंसेशन के बाद वो रेशो लिक्विड में सेम रहेगी। तो ये सीधा ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है। फिर बता रहा हूं कि यदि आपके पास ये वाला कोई सॉल्यूशन था और इसके वेपर्स को आप कंडेंस करते हैं और इसके लिक्विड फेज में कंडेंस करने से पहले रेशो ए रेशो बी थी, यानी कि ए का 1 मोल था लिक्विड में, बी का 2 मोल था लिक्विड में, आपने इसके वेपर्स को कंडेंस किया, तो यहाँ पर जो मोल होंगे ए और बी के लिक्विड में वो सेम के सेम रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि फिर मैंने इसको रिकंडेंस किया, दोबारा से रिकंडेंस किया, तो देखिए क्या हुआ, फिर कंडेंस हो गया। अब मेरे को पूछे कि ए और बी के कितने मोल थे यहाँ, तो जो स्टार्टिंग में मोल थे 1:2 वही रहेगा। तो कंडेंसेशन में मोल्स ऑफ कंपोनेंट जो लिक्विड फेज में होते हैं वो हमेशा ही फिक्स रहते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाता है लास्ट टॉपिक, जो सीबीएसई का टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, लिमिटेशन ऑफ रॉड्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ रॉड्स लॉ, तो बेटा पहला ही पॉइंट है कि रॉड्स लॉ केवल और केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लगता है, मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अप्रोचेस टू 0। और ये क्यों होता है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, वैसे पॉइंट मैंने यहाँ लिखा लेकिन एक्सप्लेन आज नहीं करेंगे। आज सिर्फ यही याद रखना है कि रॉड्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही लगता है या फिर आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही लगता है। दूसरा पॉइंट है कि रॉड्स लॉ केवल उन्हीं कंपोनेंट्स के लिए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होते हैं, यानी कि वोलाटाइल को भी रॉड्स लॉ स्टडी करता है लेकिन 100% चांसेस उसके एक्यूरेट होने के नहीं रहते हैं। तीसरा पॉइंट, ये रीजन भी है, इसको भी हम बाद में स्टडी करेंगे। सॉल्यूट, तीसरा जो सॉल्यूट आप लेंगे वो डिसोशिएट भी नहीं होना चाहिए और एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि इसके न्यूमेरिकल है, वहां पर हमें एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट रखने हैं याद कि रॉड्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होगा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होगा, या कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 होगी। सॉल्यूशन जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होते हैं वहां एप्लीकेबल होगा, और सॉल्यूट जिसमें ना तो डिसोशिएट होगा ना ही एसोसिएट होगा वहां पर एप्लीकेबल होगा। इसके सारे इफेक्ट्स स्टडी करेंगे हम कल वाले टॉपिक में कि ऐसा क्यों होता है। तो बेटा ये था टॉपिक आपका सॉल्यूशन का, रॉड्स लॉ का। अब आपको यदि कोई क्वेश्चन है इसमें से तो मेरे से पूछिए कि क्या पता नहीं लगा। कितनी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, मैं हेडिंग वाइज आपको बता दूं
पूछूंगा आपको यदि प्रॉब्लम तो बताना। पहला हेडिंग है रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट्स, इस प्रकार से सीबीएसई में पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन सीबीएसई में होगा रॉड्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल फ्लूइड। तो बेटा कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो पूछ लीजिए, बाकी इसकी स्लाइड में भेजूंगा तो कल फिर मेरे से पूछ लेना। क्लियर हुआ कुछ? बोलो बेटा। खुशी दीपांशु बेटा कुछ क्लियर हुआ कि कुछ प्रॉब्लम है? क्लियर है बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक बार ना स्लाइड मिस वैसे देख लो, वैसे मैं आज भेज दूंगा स्लाइड इसकी, फिर देखना। तो अब सीबीएसई के लिए मैं बता देता हूँ, वो मार्क कर लेना कि सीबीएसई के लिए क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उतना ही लिखना है। पहले स्लाइड पे ये है सीबीएसई का, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं लिखना। दूसरा नीचे का जो लिखना चाहो वो आपकी मर्जी है, कुछ नहीं लिखना। दूसरी स्लाइड, ये वाला भी सीबीएसई में नहीं आया है आज तक तो आप छोड़ सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन सीबीएसई के लिए ये है, जिसमें आपको बेटा ये वाली डेफिनेशन लिखनी है बस, ये इतनी इतनी डेफिनेशन और ये वाला लास्ट पॉइंट, या फिर ये बस लास्ट पॉइंट और पहली डेफिनेशन, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी सब कंपटीशन के हिसाब से है। हाँ सीबीएसई के लिए न्यूमेरिकल के लिए बेटा ये वाला फार्मूले, ये इतना सा, ये आपको याद करना है, बाकी कुछ नहीं। तो कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, कल तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा। चलो फिलहाल इसको मैं भेज रहा हूँ, आज रीड करना, फिर नहीं पता लगेगा तो कल मेरे से फिर पूछना, ठीक है? कुछ पूछना है पहले से कोई टॉपिक से तो पूछ लीजिए। नो सर। चलो ठीक है।